दोस्तों आज यूक्रेन के ऊपर हुए रशियन अटैक को एक हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन का ये एग्रेशन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं यूक्रेन भी हार मानने के बजाय इसका डटकर सामना कर रहा है। दोस्तों प्रेसिडेंट पुतिन ये दावा करते हैं कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद रशियन हिस्ट्री के इस सबसे नाजुक दौर में उन्होंने इसकी बागडोर संभाली है। उनका कहना है कि अर्ली पोस्ट कोल्ड वॉर ईयर्स में उनके रूल की वजह से ही रशिया में स्टेबिलिटी वापस आई। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन के इस फुल स्केल इन्वेजन के बाद उन्होंने इस स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस अटैक से यूक्रेन या यूरोप को ही नहीं बल्कि अपने खुद के देश की स्टेबिलिटी को भी खतरे में डाल दिया है। कई एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि वो आज केवल रशिया के बाहर ही नहीं बल्कि उसके अंदर अपने लोगों के साथ भी एक वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि रशिया में ऑर्डर और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए अलग अलग कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना प्रेसिडेंट पुतिन के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन इस अटैक के बाद इसको बैलेंस करना प्रेसिडेंट पुतिन के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली तब जब इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ज़्यादातर रशियन सिटीजन्स पुतिन के खिलाफ हैं और ये अटैक रशियन ओलिगार्क्स के ओवरसीज एसेट्स के लिए भी खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस लगातार रशियन ओलिगार्क्स को सैंक्शन कर रहे हैं और उनके एसेट्स को सीज कर रहे हैं। यानी कि पुतिन के इस वॉर की कीमत रशियन सिटीजन्स को चुकानी पड़ रही है। आज की वीडियो में हम इस क्राइसिस के दूसरे एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे इस वॉर के बाद पुतिन के लिए डोमेस्टिक फ्रंट पर चीज़ों को बैलेंस करना बेहद मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड जो है AG33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पिछले 2 दशकों से पुतिन उन सभी डुअल थ्रेट्स को आसानी से बैलेंस करते आ रहे हैं जो आमतौर पर किसी भी ऑटोक्रेट को फेस करने पड़ते हैं। ऑटोक्रेट यानी एक ऐसा रूलर जिसके पास कंप्लीट ऑथोरिटी होती है, जिसमें पहला है देश के बाकी पॉलिटिकल एलिट्स के द्वारा तख्ता पलट होने का डर और दूसरा है उनके अनपॉपुलर रूल के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट का खतरा। इस सेंचुरी के पहले दशक में रशिया की बूमिंग इकोनॉमी की वजह से उनको यहाँ पावर कंसोलिडेट करने का मौका मिल गया, जबकि दूसरे दशक में क्राइमिया में एनेक्सेशन के सहारे प्रेसिडेंट पुतिन ने पावर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनके खिलाफ इलेक्शन और पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के चार्जेस लगते रहे। वो अपने ओलिगार्क्स को पॉलिटिक्स से दूर रखते रहे और उसी समय लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहे, जिसका सबूत हमें उनकी हाई अप्रूवल रेटिंग्स पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पुतिन की क्राइमिया की सक्सेस की चकाचौंध मिटती गई, वैसे वैसे उनके लिए अपने रूल को लेजिटिमेट साबित करना मुश्किल होता गया। इसके अलावा पिछले दशक में हुई पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़ते करप्शन के केसेस और कोविड-19 पैंडेमिक में गवर्नमेंट पुअर रिस्पॉन्स के चलते पब्लिक ओपिनियन प्रेसिडेंट पुतिन के रूल के खिलाफ होता गया और इसी के चलते रशिया को रूल करने के लिए पुतिन ने अपनी फोर्सेस को और भी ज्यादा शार्प किया और इसलिए आज पुतिन को पावर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा लेना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स इसको एक डेंजरस बार्गेन का नाम देते हैं। उनकी नज़र में ये एक खतरनाक समझौता है जिसकी वजह से हमें रशिया के अंदर ज्यादा रिप्रेशन और बाहर रशिया की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलती है। रशिया के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हमें सबसे ज्यादा उस चीज में नजर आती है जिस तरह से वो अपने पॉलिटिकल ऑपरेशन को थ्रेड करते हैं। उदाहरण के तौर पर लगातार 1 दशक से रशिया के फेमस ऑपरेशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी की ऑर्गेनाइजेशन पुतिन की सिक्योरिटी सर्विसेज में मौजूद हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स के करप्शंस का पर्दाफाश करते आ रहे हैं। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ? आज वो जेल में है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन टुकड़ों में बिखर चुकी है। ये तो केवल एक उदाहरण है। रशियन अथॉरिटीज आज तक उन सभी ऑपरेशन लीडर्स, उनकी पार्टीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया आउटलेट्स को अपने रास्ते से हटाते आए हैं जो भी उनके ऑन अब्यूज और करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। उसी तरह फॉरेन पॉलिसी में भी हमें पुतिन के ऊपर सिक्योरिटी सर्विसेज के इन्फ्लुएंस का असर देखने को मिलता है। हालांकि कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट्स लगातार इस वॉर के चांसेस को डिनाई करते रहे हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पुतिन के इनर सर्कल में मौजूद कुछ हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यूक्रेन के इन्वेजन को फोर्स करते रहे हैं और ये उसी का नतीजा है कि आज हमें यूक्रेन में इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ये बात बता दें
कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की ओवर डिपेंडेंस हमेशा एक भारी कीमत के साथ आती है। अगर हम चीज़ों को गौर से देखें, सिक्योरिटी सर्विसेज पर यह ओवर रिलायंस रशिया की डीप सीटेड सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने में ज़रा भी कामयाब नहीं होगी। उल्टा ये चीज़ को और भी ज़्यादा खराब कर देगी, चाहे वो तख्ता पलट हो या फिर पॉपुलर रिवोल्ट्स। पुतिन के सर पर अब भी इन दोनों थ्रेट्स का खतरा मंडराता रहेगा और इसी कारण पुतिन के रूल करने के टूल्स और भी ज़्यादा ब्लंटर और वन डायमेंशनल होते जाएंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन का इन्वेजन न सिर्फ इसी बार्गेन का नतीजा है, बल्कि वो इसको रीइंफोर्स भी करता है, यानी कि इससे प्रेसिडेंट पुतिन की उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आज भी कई रशियंस प्रेसिडेंट पुतिन के इस इन्वेजन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सोचना गलत होगा कि इस बार भी उनको इसी तरह का सपोर्ट मिलेगा जैसा उनको क्राइमिया के ब्लडलेस एनेक्सेशन के बाद मिला था। पब्लिक ओपिनियन सर्वेस के मुताबिक ज़्यादातर रशियन सिटीजन्स यूक्रेन को आज भी एक रियल कंट्री की तरह ही ट्रीट करते हैं। पिछले दशक में कंडक्ट किए गए पोल्स के मुताबिक लगभग 80% रशियंस आज यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि कुल 20% लोग रशिया और यूक्रेन के यूनिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह से यूक्रेन में ये वॉर बढ़ता जा रहा है, वॉर क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में सोल्जर्स और सिविलियंस मर रहे हैं, उससे ये जाहिर है कि इस वॉर को लेकर पब्लिक का सपोर्ट पूरी तरह प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट होता जा रहा है। लेकिन अपने व्यू को प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन उनकी स्टेट मीडिया का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह डाइवर्ट करने के लिए उन्हें रशिया में इंफॉर्मेशन के सभी सोर्सेस को एग्रेसिवली कट डाउन करना होगा। हालांकि मॉस्को में लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइज किए गए एंटी वॉर प्रोटेस्ट को तो प्रेसिडेंट पुतिन ने क्रश कर दिया और लगभग 1800 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया, लेकिन वो इस बार पब्लिक ओपिनियन को क्रश नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि पुतिन तो एक ऑटोक्रेट हैं, तो उनके पावर में रहने के लिए पब्लिक अप्रूवल की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि एक पॉपुलर ऑटोक्रेट बनकर रूल करना तो फिर भी आसान है, लेकिन एक ऐसा डिक्टेटर बनकर रहना बहुत मुश्किल है जो रूल करने के लिए ब्रूटल फोर्सेस का सहारा लेता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट पुतिन को पब्लिक ओपिनियन से भी ज़्यादा अपने इनर सर्कल्स यानी कि अपनी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल और मिलिट्री एलिट से आने वाले थ्रेट्स की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि रशियन लीडर्स उनके इनर सर्कल्स में क्लैशिंग इंटरेस्ट के बीच सामंजस्य बिठाने में माहिर हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन क्राइसिस पुतिन की इस बैलेंसिंग एक्ट को बहुत मुश्किल कर सकती है। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रशिया में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करने का रास्ता पुतिन और क्रेमलिन के साथ अच्छे संबंधों से होकर गुजरता है और इसलिए रशिया के वेल्दी एलिट्स पुतिन के खिलाफ जाने से कतराते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन में बढ़ रहा कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो अपने सभी एलिट्स को ज़्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा रशिया पर लगने वाले सैंक्शंस डोमेस्टिक लेवल पर और भी ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को जन्म देंगे। और तो और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रशियन इकोनॉमी को असली चैलेंज सैंक्शन से कम और पावर में बैठे उन पॉलिटिकल एलिट से ज़्यादा है जो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन को रेजिस्ट करते हैं और करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इस वॉर के होने वाले इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस पब्लिक और पॉलिटिकल एलिट्स के बीच इंडिफरेंसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे रशिया की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आपस में गुथे हुए हैं और ये रशिया की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। हालांकि ये सभी फैक्टर्स पुतिन की गवर्नमेंट के फॉल या फिर रशिया में ऑटोक्रेसी के अंत को सिंबलाइज नहीं करते, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन वॉर के साथ और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन के लिए रशिया के अंदर भी एक बड़ा वॉर इंतजार कर रहा है और अब वो इस वॉर के साथ कैसे डील करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और रशिया के डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ रशियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलिट्स इन रशियाज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।